आज हम सब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का नाम जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनसे भी सदियों पहले दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार ज्ञान के केंद्र कहाँ थे? तो चलिए, आज समय में एक लंबा सफर करते हैं पीछे, उस दौर में जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और पूरी दुनिया ज्ञान की तलाश में यहाँ आती थी। ये कहानी है भारत के उन्हीं महान प्राचीन विश्वविद्यालयों। तो ये विश्व गुरु शब्द, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया का शिक्षक। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये एक हकीकत थी। जरा सोचकर देखिए, चीन से, कोरिया से, तिब्बत, जापान से विद्वान हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके भारत आ रहे थे। क्यों? सिर्फ यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का वो शैक्षिक माहौल कितना असाधारण रहा होगा। तो आज हम उन्हीं संस्थानों की कहानी में उतरेंगे और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी। नहीं, ये तो ज्ञान के वो ज्वालामुखी थे जहां से ऐसे विचार निकले जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो हमारी इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव वो है तक्षशिला। जी हाँ, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक गिना जाता है। जरा एक बार सोचिए, आज से लगभग 2700 साल पहले की बात है ये, यानी 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला ज्ञान का एक जबरदस्त केंद्र था। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? राजनीति, युद्ध कला, आयुर्वेद, ऐसे 60 से भी ज्यादा विषय। मतलब ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था, बल्कि हायर स्टडीज यानी उच्च शिक्षा का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान था। और हाँ, यहाँ एडमिशन पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पता है दाखिले के लिए कम से कम उम्र क्या थी? 16 साल। इससे एकदम साफ हो जाता है कि तक्षशिला में सिर्फ वही लोग आते थे जो अपने विषय में सच में महारत हासिल करना चाहते थे। ये एक तरह से आज के पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज का सेंटर था। और यहाँ से जो लोग निकले ना, वो भी कोई आम लोग नहीं थे। नाम सुनिए, महान रणनीतिकार चाणक्य, जिन्होंने यहीं पर अर्थशास्त्र की रचना की, संस्कृत व्याकरण को नियम देने वाले पाणिनि, आयुर्वेद के पितामह कहे जाने वाले चरक, और तो और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब के सब तक्षशिला की ही देन थे। जरा सोचिए, एक अकेले इंस्टीट्यूशन ने इतिहास को कितने बड़े बड़े नाम दिए। चलिए, अब तक्षशिला से सफर करते हैं पूरब की ओर, आज के बिहार में। पता है, ये इलाका उस समय प्राचीन भारत का एक तरह से एजुकेशन हब था। एक ऐसी जगह जहां एक नहीं बल्कि एक साथ कई महान विश्वविद्यालय चल रहे थे। और इन सब में जो सबसे मशहूर था, उसका नाम था नालंदा, दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। मतलब एक ऐसा कैंपस जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे, पढ़ते थे और नए नए विचारों को जन्म देते थे। कमाल है। इसे 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। लेकिन नालंदा की असली शान, उसकी असली पहचान थी उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक 9 मंजिला इमारत थी और इसमें 90 लाख, जी हाँ, 90 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां थीं। आप कह सकते हैं कि ये उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना था। नालंदा का नाम, इसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। चीन के जो मशहूर यात्री थे ह्वेनसांग और इत्सिंग, उन्होंने सालों तक यहाँ रहकर पढ़ाई की और फिर इसकी शान में बहुत कुछ लिखा। लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के एक हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा की वो विशाल लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही और उस आग में सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान भी जलकर राख हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार में सिर्फ नालंदा ही नहीं था, उसके पास ही था विक्रमशिला, जो खास तौर पर वज्रयान बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ का एडमिशन टेस्ट तो बहुत ही मुश्किल माना जाता था। और फिर एक और था उदंतपुरी। ये तिब्बती छात्रों के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि तिब्बत का जो पहला बौद्ध मठ बना सम में, वो इसी की नकल करके बनाया गया। तो ये जो ज्ञान का नेटवर्क था, ये सिर्फ बिहार या पूरब तक ही सीमित नहीं था, ये तो पूरे भारत में फैला हुआ था। चलिए, अब देश के दूसरे कोलों में भी एक नजर डालते हैं। तो अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ, गुजरात में। यहाँ था वल्लभी विश्वविद्यालय। ये हीनायान बौद्ध धर्म का तो एक बड़ा केंद्र था ही, लेकिन इसकी सबसे खास बात थी इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब यहाँ धर्म के साथ साथ अर्थशास्त्र, कानून
और अकाउंटिंग जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। क्यों? ताकि यहाँ से निकलने वाले छात्र सीधी सीधी प्रशासनिक नौकरियों के लिए तैयार हो सके। और देखिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। उड़ीसा में था पुष्पगिरी, बिहार का मिथिला न्याय और तर्कशास्त्र के लिए बहुत मशहूर था, बंगाल में था जगद्दला और दक्षिण भारत में था नागार्जुनकोंडा। ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त नॉलेज नेटवर्क बनाते थे जिसने पूरे भारत को ज्ञान के एक धागे में पिरो रखा था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है। इन शानदार संस्थानों का जो सुनहरा दौर था, वो हमेशा के लिए नहीं रहा। सोचिए, लगभग 2000 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो सदियों तक फलती फूलती रही। लेकिन फिर आई 12वीं और 13वीं सदी। विदेशी हमलों ने सुनहरे दौर का अंत कर दिया। एक के बाद एक ज्ञान के इन मंदिरों को तबाह कर दिया गया, जला दिया गया और भारत ने अपनी शायद सबसे कीमती विरासत को खो दिया। आज भी जब कोई नालंदा या विक्रमशिला के खंडहरों के बीच जाकर खड़ा होता है ना, तो वो सिर्फ टूटी हुई दीवारें नहीं देखता, वो उस गौरवशाली अतीत को महसूस करता है जब भारत दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज हुआ करता था। ये खंडहर हमें बहुत खामोशी से याद दिलाते हैं कि हम क्या थे और हमारी विरासत कितनी महान थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन प्राचीन ज्ञान के केंद्रों की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना है, या फिर ये हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान और सीखने की चाह की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती? शायद ये हमें इस बात की प्रेरणा दे सकता है कि हम एक बार फिर दुनिया के लिए ज्ञान का वही प्रकाश स्तंभ